तो हमारे साथ आज मयंक है। मयंक ने क्लैट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और आज हम मयंक से जानने वाले हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉ फील्ड में जाना है, तो लॉ फील्ड में जाने के लिए आज के समय में, आज के टाइम में उसे क्या करना चाहिए और क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स उसको इस फील्ड में आने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे 11th स्टैंडर्ड से कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड अपना क्लियर कर लिया है, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th क्लास से उसे क्या-क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए और उसके किस प्रकार से या कहें किस तरीके से उसके आगे स्टेप्स होंगे, क्या-क्या उसे चीज़ें करनी होंगी एक अच्छे लॉ कॉलेज के लिए। ओके मयंक, बताइए। थैंक यू सो मच सर और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे लोगों के सामने आपने दिखाया एंड बात शुरू करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड से, जब बच्चे मैच्योर होते हैं और अपना करियर डिसाइड करते हैं और उसी समय हम अपनी स्ट्रीम्स भी डिसाइड करते हैं जो हमारे आने वाले करियर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 11th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया था दैट आई वांट टू बी अ लॉयर एंड मुझे लॉ में अपना करियर आगे प्ले करना है। उस समय सर मैंने डिसाइड किया था दैट अरे गहरे किसी कॉलेज से मुझे लॉ नहीं करनी है। उस समय एक मिथ थी, एक ट्रेंड था कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है। यही थिंकिंग कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की भी थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा अपोज भी किया, बट मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया। फिर मैंने सोचा कि लाइक इंजीनियर्स के पास आईआईटीज होती हैं, किसी बच्चे को मेडिकल में अपना करियर बनाना है तो उसके पास एम्स जैसे अच्छे प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी इंटरनेट पर रिसर्च की और मैंने पाया कि लॉ फील्ड के लिए भी एक इनफेमस एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। मेरे आसपास उस एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज रखने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने इंटरनेट का ही सहारा लिया। मैंने देखा कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी होती है, कितनी सीट्स होती हैं, क्या that what is the percentage, like selection criteria, what is the selection percentage of the students। तो मैंने फिर एक कोविड का टाइम था सर वो, तो ऑफलाइन कोचिंग सब बंद थी और हमारे सिटी में सर आप भी जानते हो कि क्लैट के लिए कोई खास ना कोई गाइडेंस है ना कोई कोचिंग्स हैं। मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स का ही हेल्प ली, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की कोविड में एंड कुछ कमियां जो मुझे मेरे अंदर लगी, जो मुझे लगा कि अगर मैंने पहले की होती तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए एक पीस ऑफ केक होता। वो कुछ स्किल्स होती हैं लाइक दिस एग्ज़ाम, ये पूरा एग्ज़ाम सर रीडिंग बेस्ड है, इट्स अ हैवी रीडिंग बेस्ड एग्ज़ाम। और अगर बच्चे को इसकी शुरुआती क्लासेस में अगर इंग्लिश की अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस हो, हैबिट हो, अगर बच्चा बचपन से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको अपनी वोकैब्स पर ध्यान दे रहा है, तो ये एग्ज़ाम 75% इंग्लिश पर बेस्ड ही है। ये कुछ डिफ़िकल्टीज थी जो मैंने फेस की बीइंग फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो इस चीज़ों को मैंने ओवरकम किया एंड इन चीज़ों को ओवरकम करने में मेरे को लाइक 1.5 साल लगी। मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड काउंसलिंग अभी भी चल रही, तो कॉलेज जब मिलेगा आई विल इन्फॉर्म यू। क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों को क्या होता है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए, बट उसके बाद से कन्फ्यूजन शुरू होता है। असल में 11th से नहीं, कन्फ्यूजन तो 9th से ही शुरू हो जाता है, बट फिर भी 10th तक आते आते हमें क्लियर नहीं हो पाती कुछ चीज़ें कि हमें लॉ फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या किस फील्ड में जाना है। तो मुझे ये बताओ, बच्चा कैसे समझ पाए कि वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है या उसे लॉ फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहस अच्छी कर लेता हूँ इसलिए मुझे लॉयर बनना चाहिए, तो कभी मत आना इस फील्ड में, क्योंकि ये कुछ मिथ्स हैं जो सोसाइटी में फैली हुई हैं।
वही 2-3 स्किल्स हैं टू बी अ गुड लॉयर, टू बी अ बेटर लॉयर। अगर आप रीडिंग से बोर नहीं होते, चाहे वो रीडिंग कैसी भी हो, आप स्कूल टाइम में आपको बुक्स रीडिंग की हैबिट है, आपको अच्छा लगता है बुक्स में डूबे रहना, आपको आपको रिसर्च वर्क में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप किसी भी चीज को ऐसे ही मान नहीं लेते, आपको आपको लॉजिक चाहिए, आप तो ये कुछ 2-3 बेसिक स्किल्स होती हैं जो एक बच्चा अपने स्कूल टाइम पर पहचान सकता है, खुद के जरिए या अपने पेरेंट्स के जरिए। रिसर्च बेस्ड सोच रहा है रिसर्च बच्चा। भी सोच रहा है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें हेल्प करती है लीगल प्रोफेशन में, अगर इंसान के अंदर वो स्किल्स पहले से हैं तो डेवलप भी की जाती हैं। एक्सट्रोवर्जन से रिलेशन है, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे लॉ फील्ड में जा सकता हूँ। ही सच है सर, बिकॉज बीइंग अ लॉयर इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द सोसाइटी, और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आपको सोसाइटी में पहले रहना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने इंट्रोवर्ट शब्द का प्रयोग किया, आप अगर अपने क्लाइंट से ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसकी मदद कैसे कर पाएंगे? कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हम कह लें, वो तो एक कनेक्टिविटी तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसे हम दूसरों से कनेक्ट हो सकें प्रॉपरली। और ऐसा नहीं है अगर आपके अंदर वो स्किल्स पहले से नहीं है, आप वो डेवलप भी कर सकते हैं। तो there's no hard and fast rule कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप बन ही नहीं सकते। मान लीजिए अब 11th का बच्चा है, अब उसे आगे क्या करना चाहिए अपना लॉ के लिए? 11th में वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करे, उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें ऐसी करे कि उसे लॉ फील्ड में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए? स्ट्रीम कोई मायने नहीं रखती, मैं कहूँगा मायने से मेरा मतलब है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप पीसीएम से हैं तभी आप क्लैट के लिए अपियर हो पाएंगे, या आप कॉमर्स से हैं तो आप नहीं हो पाएंगे। स्ट्रीम आपके पास कुछ भी हो सकती है, जो क्लैट का क्राइटेरिया है आपको उसे समझना होगा, आपको उसको डीप एनालाइज करना पड़ेगा कि ये एग्जाम हमसे एक्सपेक्ट कर क्या रहा है। वो आपसे फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, वो आपसे बायो नहीं पूछ रहा है, इवन वो आपसे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं पूछ रहा है। वो एग्जाम लॉ नहीं पूछ रहा है आपसे, अगर वो लॉ ही पूछ लेगा तो फिर कॉलेज में जाके आप क्या पढ़ेंगे। वो एग्जाम केवल ये देखना चाह रहा है कि क्या ये स्टूडेंट जो अपियर कर रहा है इस एग्जाम में, उसमें लॉयर बनने की स्किल्स हैं या नहीं, बहुत बेसिक स्किल्स लेकिन हैं या नहीं। लाइक अगर मैं थोड़ा डीप में जा सकता हूँ क्लैट एग्जाम के, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं दिस एग्जाम। फर्स्ट वन इज द इंग्लिश वन। इंग्लिश, it earlier the pattern was different, it was different, but after 2019 ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये पैटर्न पूरा रीडिंग बेस्ड हो चुका है, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो रीजनिंग सेक्शन हो। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई सिलेबस नहीं है। लाइक द कॉम्प्रिहेंशन जो हम स्कूल्स में किया करते थे, बट लेवल बहुत डिफर करता है, बिकॉज आपको कोई बुक नहीं है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। एक मैं चीज प्रेस्क्राइब करना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा जो बच्चे क्लैट के लिए अपेयर होना चाहते हैं या अभी भी स्टेज में हैं। एक सर दे हैव टू, उन्हें सर अपनी रीडिंग पर कमांड करनी पड़ेगी, बिकॉज एक न्यूज़पेपर आता है सर हिंदू, द हिंदू से क्लैट का 75%, अगर मैं डेटा लगाऊं तो 75% सेक्शन जो है वो हिंदू से रिलेट करते हैं, और हिंदू आपकी हेल्प करेगा कैसे। लाइक इंग्लिश आपको, लाइक आप अपने रूम में बैठे हैं और आपने, चाहे आपको कितनी भी एक हाई लेवल की इंग्लिश दे दी जाए, आप उसको इंटरप्रेट कर लो, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं और 50 से 60 बच्चों के बीच में जब आप उसी इंग्लिश को पढ़ते हैं तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते। आप उन्हीं 4 लाइंस को 6 बार पढ़ते हैं और इतना टाइम नहीं हो, वहाँ बच्चा एंग्शियस हो जाता है और घबराने में अपना पेपर बिगाड़ देता है। इंग्लिश में आप डेली वोकैब्स अपने हिंदू न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप
अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप जीके और करंट अफेयर सेक्शन की बात करते हैं तो डेली न्यूज़ आप द हिंदू से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर मेरी मानो तो उस न्यूज़पेपर से बेस्ट कोई न्यूज़पेपर है नहीं फॉर करंट अफेयर एंड जीके। अगर आपको बॉलीवुड न्यूज़ पढ़नी हो तो बाकी के इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। हाँ, तो करंट अफेयर सेक्शन आप कवर कर सकते हैं बिकॉज द डेली न्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके नहीं आता है। दे आस्क यू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड बिफोर अ ईयर और 1.5। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट यूजुअली 1 से 1.5 साल का ही वो पूछते हैं। एंड द थर्ड सेक्शन इज लीगल रीजनिंग इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज 12th तक बच्चा अपने स्कूल में लीगल से अवेयर नहीं होता है। वो सब्जेक्ट उसके लिए नए होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी बच्चों को लीगल में ही आता है। उसके लिए आपकी कोचिंग्स आपको हेल्प कर सकती हैं, और न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप जो लीगल वर्ल्ड में जो डेवलप हो रहे हैं, जो नए नए अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड द बेसिक द सिलेबस, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स लॉ एंड ऑल सच थिंग्स you अपनी कोचिंग से हेल्प ले सकते हैं। तो मयंक, अब जैसे हमने अगर 11th की बात की तो 11th में हम कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स ले लें, चाहे हम साइंस लें, साइंस की कोई भी स्ट्रीम लें, या कॉमर्स लें। इससे हमारा लॉ से कोई रिलेशन नहीं है। Yes. फिर भी अगर आप एडवाइस करना चाहो तो क्या लेना चाहिए स्टूडेंट को? मान लीजिए वो बिल्कुल अभी 10th की एंडिंग पर चल रहा है, उसे डिसाइड करना है 11th में उसे क्या लेना है, और बनना उसे लॉयर है या लॉ फील्ड में जाना है, तो आपके हिसाब से उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, वैसे तो मैं कहूँगा कि इंसान को अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। अपने लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज ओपन रखनी चाहिए। बट आपने मन बना ही लिया है कि मुझे लॉ में ही आगे बढ़ना है, अपना करियर लीगल फील्ड में ही आगे बढ़ना है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कॉरपोरेट लॉ, एनीथिंग, तो फिर मेरे हिसाब से तो आपको साइंस लेके अपने आप को बर्डन नहीं करना चाहिए। आर्ट्स ले सकते हैं बिकॉज जो सब्जेक्ट आर्ट्स में होते हैं वो आपको लॉ में आपको वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स लॉ के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। आपने बहुत सही कही कि मतलब अगर हम 10th की एंडिंग पर हैं और हमें एक तरीके से और भी ऑप्शन सोच के रखने हैं, हम अभी स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नहीं होते स्पेसिफिक, तो हम लोगों को साइंस या फिर कॉमर्स तो ले लेनी चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि आर्ट्स में भी अगर हम देखें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के समय में, तो अगर हम आर्ट्स भी लेते हैं वो भी हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है। सर, हर स्ट्रीम में आपको अब आज के टाइम में ऑप्शंस मिलेंगे। वो अगर आप 2010 की बात करोगे तो हर किसी को इंजीनियर बनना था, इसलिए सब साइंस साइंस साइंस, ये साइंस की हाइप तभी से शुरू हुई है। लेकिन आज के टाइम में हर स्ट्रीम में आपको बहुत अच्छे अच्छे हाई पेइंग प्रोफेशन आपको मिलेंगे। ज़बरदस्ती कि भाई साइंस ही लेना है। साइंस ही लेना है सर। अब रीजन उनके ये होते थे कि ये बगल वाले पड़ोसी ने भी लिया है तो बेटा तू भी लेगा। अच्छा ठीक है, तो हमने अब कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया 11th में, अब 12th हमारी कंप्लीट होने ही वाली है, अब हमने क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें अब आपको क्लैट का भी थोड़ा समझाना है, थोड़ा बैकग्राउंड बताना है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे तुमने एक अभी स्ट्रक्चर तो बताया मयंक कि ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है क्लैट का, बट फिर भी हमें क्लैट की तैयारी 11th से शुरू कर देनी चाहिए, 12th से करनी चाहिए, या एक बार 12th कंप्लीट हो जाए तब? और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए तैयारी करते वक्त, और कुछ ऐसी गलतियां जो तुमसे भी हुई हो हम लोग ना करें? सर, तैयारी आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, उतना ज़्यादा आप लोगों से आगे रहेंगे। बट मेरे हिसाब से 11th एक सही टाइम है तैयारी शुरू करने का। और मैं ये नहीं कह रहा कि 11th में आप अपना स्कूल की पढ़ाई छोड़ के अब सब उसी में लग जाइए, बट बहुत सी बेसिक चीज़ हैं जो आप कर सकते हो अपने स्कूल के साथ साथ। आप अपना एक न्यूज़पेपर का एक रूटीन बना सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर एक पढ़ना है स्कूल से पहले। क्योंकि होता क्या है सर, बहुत से लोगों को, मैं अपनी बताऊं, मुझे हिंदी न्यूज़पेपर की भी आदत नहीं थी। तो मैंने जब द हिंदू उठाया तो मेरे को पहले दिन उसको कंप्लीट करने में 3 घंटे लगे।
तो मैंने सोचा 3 घंटे इस न्यूज़पेपर को दूं, मैं एक मंथली मैगजीन लगा लेता हूँ। तो मैंने ये चतुराई करी, बट वो काम नहीं आई, क्योंकि मैं पहले ही बोला, द हिंदू केवल जीके के लिए लिमिटेड नहीं है, वो आपके सारे सेक्शन कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। तो आप एक इसको न्यूज़पेपर की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस हैबिट को डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। सेकंड, आप एक ऑनलाइन कोचिंग भी अपने लिए ले सकते हैं। काफ़ी बच्चों से भी देखा है, वो क्वेश्चन ये है कि सर ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें। अब जैसे कोरोना के बाद से एक लहर आई है ना ऑनलाइन कोचिंग्स की, तो तुम्हें क्या लगता है बेस्ट क्या है? बट फ़ायदे ऑनलाइन कोचिंग्स में भी हमें बहुत सारे दिखते हैं। हमें एक तरीके से हम टाइम, हमारे लिए कोई लिमिटेड नहीं है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, हम एक तरीके से टाइम फ्री जोन में हैं, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन वाला प्रेशर नहीं है उस वक्त कोचिंग के टाइम को लेकर के। क्या लगता है मैंक? सर ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है, बिकॉज अगर आपकी सिटी में एक क्लैट की अच्छी कोचिंग है तो आपको उसमें एनरोल करा लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा मैंने फेस करी और उसको जानते हुए भी मैं ओवरकम नहीं कर पाया, वो ये थी कि मैं घर पे मॉक्स जब देता था अपने बंद रूम में, तो मेरे मार्क्स, अगर जो क्लैट एस्पिरेंट्स होंगे वो मुझसे अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे, कि मेरे 95 प्लस मार्क्स आते थे। और ऐसा नहीं था कि एक ही तरह के मार्क्स में आते, मैंने हर कोचिंग के, इवन मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, बट हर कोचिंग के मैंने मॉक्स ट्राई किए थे। और ये मैं करता था क्योंकि जो फॉर्म है सर इस एग्ज़ाम का, वो थोड़ा सा प्राइसली है। तो मैं ये डिसाइड करता था कि जब मेरे मॉक्स में कंटिन्यूस जब अच्छे मार्क्स आते थे, तभी मैं फॉर्म जाके मैं भर देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब मॉक्स में आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में 5-6 नंबर कम आ जाएंगे, और क्या होगा इससे। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, तो जब इतने सारे लोगों, बच्चों के साथ जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वो एटमॉस्फेयर वो मैंने कभी फील नहीं किया था। तो वहाँ मैं एंशियस हो गया, मुझे पसीना आने लगे। मैंने वही पहले भी बताई, मैं उन्हीं लाइंस को मैं 4 बार रीड कर रहा हूँ, मेरा टाइम निकला जा रहा है, तो वहाँ मेरे पेपर खराब हो जाता था। और ये मेरे साथ कई बार हुआ, क्योंकि मथुरा में क्लैट की कोचिंग्स अभी नहीं है। तो और मैंने बताया वो उस समय कोविड का टाइम था, तो ऑफलाइन में जा नहीं सकता था क्योंकि सारी कोचिंग्स बंद थी। फिर मेरे को ऑनलाइन कोचिंग्स की थोड़ी सी हैबिट बन गई, वो मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया, तो फिर मैंने उसी में कंटिन्यू किया। तो ये बहुत से बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है कि आप बेटर करते हुए भी बेटर ना कर पाओ। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल कराना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, तो आप ऑनलाइन कोचिंग्स बिल्कुल ले सकते हो। बहुत फ़ायदे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स के, चाहे वो कॉस्टली भी नहीं पड़ती ज़्यादा आजकल। क्लैट एग्ज़ाम की बात करें तो इस क्लैट एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और कैसे रहता है पूरा एक इसका प्रोसीजर? रही बात सब्जेक्ट्स की, तो एक फर्स्ट सेक्शन होता है इसमें इंग्लिश का, एंड सेकंड वन इज द करंट अफेयर सेक्शन, जीके एंड करंट अफेयर। थर्ड वन इज द लीगल रीजनिंग, जो बच्चों के लिए एकदम से नया होता है। फोर्थ वन इज रीजनिंग, जो पहले के पैटर्न में एनालिटिकल प्लस क्रिटिकल दोनों होता था, बट नए पैटर्न में एनालिटिकल रीजनिंग देखने को नहीं मिला है। हम अब ये नहीं कह सकते आएगा ही नहीं, बट 3 से 4 साल में एनालिटिकल रीजनिंग देखने को नहीं मिला। एंड द लास्ट सेक्शन इज ऑफ मैथ्स। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा वेटेज कम होता है, बट इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप ये सोचे कि 15 मार्क्स का या 13 मार्क्स का मैं मैथ्स सेक्शन छोड़ दूं, तो वो फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। एक लगभग एवरेज सिलेबस क्या रहता है? सर इंग्लिश की अगर आप बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आप अपनी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लस रीडिंग की हैबिट डालिए। अब वो रीडिंग की हैबिट न्यूज़पेपर से हो सकती है, नॉवल से हो सकती है, मैगजीन से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि 30 में से 21 to 22 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आरसी के होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आपको कॉम्प्रहेंशन से ही आंसर्स निकालने होते हैं। और
बाकी ग्रामर का पार्ट होता है, इट कैन बी वोकेबुलरी, इट कैन बी इडियम एंड फ्रेजेस एंड ये सब चीजें। दूसरा करंट अफेयर और जीके का सेक्शन, ये सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, लाइक 35 to 40 मार्क्स। एंड इस सेक्शन को कवर करने में सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों को इसी सेक्शन में लगती है, क्योंकि डेली डेली की न्यूज हमको कवर करनी पड़ती है। Like it can be the reports, it can be the index, it can be the anything new like cryptocurrency। And केवल यही नहीं, अगर कोई भी न्यूज करंट है तो उसका स्टैटिक का पार्ट भी हमको निकालना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करें खालिस्तान टॉपिक की, तो ये करंट में तो खालिस्तान है, करंट में तो लोग केवल ये जानते हैं कि कोई अमृतपाल सिंह नाम का इंसान है और ये पंजाब में ये सब हुआ, लेकिन हमको लॉन्गोवाल अकॉर्ड तक निकालना पड़ता है, हमको ब्लू स्टार ऑपरेशन तक निकालना पड़ता है, हमको फैक्ट्स तक याद करने होते हैं। लाइक अगर इसी टॉपिक पर अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, अगर खालिस्तान मूवमेंट पर एक पैराग्राफ आ रहा है तो 5 में से 2 क्वेश्चन करंट के होंगे और 3 स्टैटिक के। तो हम केवल इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ वो रिसर्च वाली बात आ गई कि आपको उससे रिलेटेड रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि इस टॉपिक में पहले पहले क्या क्या स्टैटिक है जो हमारे काम आ सकता है। तो थर्ड वन, लीगल रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल नया होता है, क्योंकि 12th तक किसी ने ये सब्जेक्ट स्कूल में नहीं पढ़ा होता। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो ये होता है, लाइक आपको एक पैसेज में एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, कैन बी 312 312 अबॉर्शन। तो दे विल डिस्क्राइब व्हाट द सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट एंड दे विल फ्रेम द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। उस पैसेज के बेस्ड पर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक ये ए एंड बी, दिस एंड दिस इज द सिचुएशन। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड आपको फिर वो चूज करना पड़ता है। तो अगर इसमें बच्चों को पहले से कॉन्सेप्ट मालूम है, क्लियर है, तो वहां पे थोड़ा सा उनका टाइम बच जाता है। बट कभी कभी ये गलती हो जाती है, बिकॉज जरूरी नहीं कि 302 एक्चुअल में तो मर्डर है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, लेकिन वहां पैसेज में वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कुछ और है, कंफ्यूज कर सकते हैं। लाइक 302 उन्होंने किडनैपिंग की धारा लिखी हुई है वहां पर, तो बच्चे क्या करते हैं, वो देखा 302 इट्स अ मर्डर, तो वो सीधा क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। वहां कभी कभी गलती हो जाती है। स्किल्स ही काम आने वाली हैं यहाँ पे आपकी इंटरप्रेटिंग स्किल के, आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार आपको पूरा पैसेज नहीं, आपको 2 लाइंस दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि इन 2 लाइंस में क्या कॉम्बिनेशन, आप इनसे इन्फ्रेंस क्या कर रहे हो, पैसेज से आपका इससे और इसमें कंक्लूजन क्या है। तो इसके लिए भी क्लैट इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम। आप सिलेबस रट के इस एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। जब तक आपने एक हफ्ते में 3 मॉक कम से कम नहीं दिए, तो आप फिर एग्जाम में होपलेस हो जाओगे, डर जाओगे, एंग्शियस हो जाओगे। यही होता है बच्चों के साथ। ये हमने क्लैट की बात की, बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल सर, यू हैव टू स्कोर 45% इन योर 12th। नो सर, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है? अच्छा, और ये हम 12th के कितने साल तक दे सकते हैं बाद? ऐसा कुछ है स्पेसिफिक रूल कि लगभग 1 साल या 2 साल का ही ड्रॉप हो, 3 साल का ही ड्रॉप हो, इस तरीके से कुछ? नहीं सर, मेरे हिसाब से मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे देखे हैं एग्जाम देते हुए, तो ऐसा कुछ एज क्राइटेरिया नहीं है सर इसके लिए। अब एक बात बताओ, हम क्लैट का एग्ज़ाम क्यों दें? हम डायरेक्टली किसी कॉलेज में क्यों नहीं चले जाते? हमारे आसपास इतने सारे लॉ के कॉलेज हैं, तो हम क्यों ही क्लैट का एग्ज़ाम दें? क्लैट का एग्जाम सर इसलिए बच्चे देते हैं, लाइक मैं वही एग्जांपल दोबारा लूंगा, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आईआईटीज आर द प्रीमियम कॉलेजेस, एम्स आर द प्रीमियम कॉलेजेस। इसी तरह लॉ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर द प्रीमियम कॉलेजेस। आपको एक एक्सपोजर उन कॉलेजेस से जो मिल सकता है, वो शायद आपको यहाँ कॉलेजेस से नहीं मिलता। वहाँ एक लीगल वर्ल्ड में उन कॉलेजेस का एक
रेपुटेशन है। लाइक अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ, नालसार की बात करूँ, ये बहुत हाईली रेपुटेड लॉ कॉलेजेस हैं। अगर आपको एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी और कॉलेजेस से नहीं बन सकते, बट इफ यू आर फ्रॉम टॉप 5 और टॉप 6-7 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ये आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी। आप इंडिया की नॉट सिर्फ केवल इंडिया की नहीं, आप वर्ल्ड की टॉप लीगल फर्म्स में जॉब पा सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दीज कॉलेजेस। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि हमने मान लीजिए क्लैट क्लियर किया, उसके बाद हमें कोई कॉलेज अच्छा मिला और हमने अपना लॉ कंप्लीट किया, उसके बाद लॉयर हम कैसे बनते हैं? मतलब वो क्या एक आपका रास्ता होता है लॉयर बनने का कॉलेज के बाद से, वो क्लियर करो थोड़ा। सर, लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप जब अपनी लॉ स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉलेज से, जब आप अपना कॉलेज शुरू करते हैं, चाहे वो एक नेशनल लॉ कॉलेज हो चाहे वो नॉन एनएल हो, आपको अपनी सेकेंड ईयर से या फर्स्ट से जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए। मैं ज़्यादा नॉलेज इस पे अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इस फेज में एंटर कर रहा हूँ, बट जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैंने सुना है, आपको इंटर्नशिप ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। लाइक लॉ, एक कॉमन इंसान के दिमाग में लॉ के केवल दो मतलब हैं, या तो वकील बन जाओ या जज बन जाओ, वरना घर बैठे रहो। और लिटिगेशन कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, आप आर्मी में, अगर आपको आर्मी में जाने का आपका सपना रहा है ऑन लेफ्टिनेंट रैंक पर, उसको बोलते हैं लाइक जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल। You can serve as a judge advocate general in the Indian Army, in the military courts. Right. You have to clear the SSB for that, and आप IBPS बैंक ऑफिसर, बैंक लीगल ऑफिसर्स का एग्जाम दे सकते हो। लाइक हर पब्लिक सेक्टर बैंक में दे हैव वन लीगल ऑफिसर फॉर ऑपरेटिंग द बैंक। आप RBI ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जाम होता है एक, आप उसको दे सकते हैं। आप सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें आप एज अ लीगल एडवाइजर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट एज वेल एज द सबसे ज्यादा, मैं क्या कहूँ, लाइक हाई पेइंग जॉब्स एज वेल एज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब्स। आप अपनी खुद की लॉ फर्म खोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यूजीसी नेट क्लियर करके आप एज अ प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं आपकी लॉ कंप्लीट होने के बाद। जी, और लॉयर तक सीमित नहीं है, जी नहीं। इसके बाद भी हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोफेशंस इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। जी, आप क्लैट पीजी एक एग्ज़ाम भी होता है, लाइक फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप उसमें एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पा रहे हो, तो आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज में लाइक ONGC, भेल, इनमें आप एज ए लीगल एडवाइजर आप ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स। जो हमने लीगल एडवाइजिंग, जो तुमने टर्म अभी यूज़ की लीगल एडवाइज़र, तो नॉर्मली जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं कितना अर्न कर लेते हैं, कितना कमाते हैं? सर, ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, या पब्लिक सेक्टर कंपनी में हैं, या आप किसी MNC के इन हाउस काउंसिल हैं, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। लाइक अगर आप NLU से नॉट टॉप 5, आप NLU से अगर प्लेसमेंट देखेंगे, तो एक एवरेज पैकेज 16 to 20 lakhs होता है, कहीं 12 lakhs होता है, कहीं 16 lakhs होता है पर एनम। सर, सपोज कीजिए आपने आज एक कंपनी खोली, आपको उस कंपनी को रन करने के लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको उसके साथ साथ लीगल टीम भी चाहिए अपनी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, लाइक आप एक प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लाइक मैं टपरवेयर का एग्जांपल लूँ, तो वो जो डब्बे बनाते हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो हम क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, या हम जो हमारा बनाने का मेथड है, या हमारी मार्केटिंग है, वो सारा काम लीगल वे में हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई भी
कस्टमर आप पर जिस कभी कभी देखते हैं कि कस्टमर्स भी कभी कभी केस कर देते हैं क्वालिटी इशू को लेकर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेकर, तो दे नीड द लीगल हेल्प। हो पा रहा है काम जी या सर, नहीं हो पा रहा जी उसको सर। चेक करने के लिए। जी सर। राइट राइट। अगर आपकी खुद की कंपनी है, अगर आप किसी से मर्ज हो रहे हैं, तो लाइक इफ आई एम द सीईओ और आप भी सीईओ तो हमारी तो हैंडशेक डील हो जाएगा। बट जो बैकग्राउंड में जो सारा काम होता है वो दोनों फर्म्स के लॉयर करते हैं। और अगर आप किसी से छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक लॉयर की हेल्प लग रहेगी। जितना कोई भी कंट्री डेवलप करती है उतना ही वकीलों के लिए काम बढ़ जाता है। अच्छा मयंक, एक लास्ट क्वेश्चन इस लॉ फील्ड को लेकर के। वो क्वेश्चन ये है कि तुमने अब जो क्लैट क्लियर किया है, इससे पहले तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जो तुम्हें लगता है कि नॉर्मली लोगों को आ सकती हैं प्रिपरेशन करते वक्त, और वो लोग ध्यान में रखें? पहली चीज सर, मैंने 2 बार क्लैट अटेम्प्ट किया और ये एक मिथ कह लो या एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि लाइक टॉप 5 एनएलयूज ही अच्छे हैं, टॉप 3 एनएलयूज ही अच्छे हैं। अगर वो सब ठीक है, लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी मिल सकती है। वो बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है। अगर आपको टॉप 10 भी मिल रहे हैं या आपको टीयर 2 एनएलयूज भी मिल रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको और अच्छा है तो आप दोबारा एग्जाम दीजिए, आपको अच्छा मिलता है तो आप जंप कर लीजिए। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान को, जो मेरी पहले थिंकिंग थी कि लाइक टॉप 5 एनएलयूज मीन्स बस खत्म, इसके नीचे कुछ नहीं। तो ये थिंकिंग मेरी थी जो मेरी चेंज हुई। एंड द सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको इस एग्जाम के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सिलेबस है इस एग्जाम का कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप इंग्लिश के लिए, आरसी के लिए क्या सिलेबस रटोगे? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जीके आपका डेली नया सिलेबस है, आपको डेली नई चीजें पता लग रही हैं, डेली आपको रिसर्च करनी है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और एक और चीज जो अब ये एग्जाम दिसंबर में होने लगा है, तो जो बच्चे 12th में होते हैं तो उनको अपने बोर्ड से पहले ही ये पता चल जाता है कि वो कौन से कॉलेज में जाएंगे। तो ये और एक अच्छी चीज हुई है। अपनी कन्वर्सेशन में हल्का सा एंटरटेनिंग स्टफ डालते हैं। तो मयंक, क्या कुछ ऐसे केसेस हैं पुराने या फिर कुछ ऐसी धाराएं हैं लॉ की जो थोड़ी अटपटी हैं, फनी है? क्या लगता है? नहीं तो सर, अब प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो लीगल एनफोर्समेंट है लॉज का वो बहुत अलग है। बट थ्योरी में काफ़ी ऐसी लॉज हैं, लाइक अगर आपको रोड पे 5 रुपए से ज़्यादा, 10 रुपए से ज़्यादा अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप लीगली बाइंडिंग है कि वो आपको एक पुलिस स्टेशन में जाके आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं। सो बट प्रैक्टिकली ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। मतलब खड़े हुए मिलते हैं तो आप अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में जा सकते हो जी। और बोल सकते हो कि भाई ये 11 रुपए जमा करिए, ये मुझे पड़े हुए मिले हैं। लॉ तो सर यही बोलता है। राइट। और कुछ ऐसा ही? फनी तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी ऐसे भी लॉज हैं जो एक कॉमन पर्सन को ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। लाइक फॉर फीमेल्स, अगर लाइक ये एक रूल है कि आफ्टर 6 PM इन द इवनिंग आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अ मेल पुलिस ऑफिसर, आफ्टर 6 PM एंड बिफोर 6 AM। और कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, एंड अ लेडी कांस्टेबल शुड बी देयर। सो ऐसे काफ़ी लॉज हैं जिनका एनफोर्समेंट नहीं है, बट थियोरेटिकली दे आर देयर। मयंक, आपसे बात करके हमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानने को मिला, खासकर हमारी ऑडियंस को जो कि लॉ फील्ड में जाना चाहती है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं। हम अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन है कि मयंक, आपने लॉ से हट करके चलिए, अब हम आपके लाइफ एक्सपीरियंस को देखते हैं।
उसमें से कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा लेसन जो आप हम लोगों को बताना चाहें? वो लॉ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकता है क्लैट की, या आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। सर, एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम नहीं, कोई भी चीज़ आपने एक बार ट्राई की, नहीं हुई तो आप उसे छोड़ दो। आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन आज हमारी कंट्री में है, हम ब्लेम तो कर देते हैं गवर्नमेंट को, इसको ब्लेम तो हर कोई कर देता है, बट हर काम ब्लेम से नहीं हो सकता। आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट रहने का मतलब है ज़िद्दी रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो ये चीज़ मुझे मेरे लाइफ में क्या, अभी आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तो ये थोड़ी सी हेल्प की है, इसने काफ़ी हेल्प किया है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिद्दी भी सर बहुत, लाइक अब किस चीज के लिए जिद्दी हो, कॉज होने लगता है, इम्पोर्टेंट होने हाँ। चाहिए। अब आप बोलो कि घर वालों को मुझे 10 लाख की बाइक चाहिए, तो वो जिद गलत है। कॉज सही होना चाहिए, उसके लिए आप जिद्दी भी हो सकते हो, उसके साथ लड़ भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपको फिर पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं उस जिद में। से काफ़ी लॉयर्स को देखा है जिनकी मोटिवेशन सेम होती है, वो सही कॉज के लिए लड़ जाते हैं। सही बात है। थैंक यू मयंक। थैंक यू सो मच सर।